नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमें किसके बारे में जानना है? हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़। इकोनॉमिक्स हमेशा याद रखना मेरे बच्चों सब्जेक्ट होता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था मेरे बच्चों? कौन सा? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार छोटा टॉपिक है, थोड़ा एक क्लास होगी इसकी, थोड़ा रहता है। उसके साथ जो हम कंसेप्ट करेंगे वो मुद्रास्फीति का करेंगे। वित्तीय बाजार इसका थोड़ा बहुत रहता है, वो मैं करवा देती हूँ। पीछे वाला 5 मिनट हम रिवीजन कर लेंगे। वित्तीय बाजार मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया वित्तीय बाजार जो है 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? मुद्रा बाजार और कौन सा है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तब ऐसा ध्यान रखना, मुद्रा का जिक्र हम बहुत कर चुके हैं, मुद्रा का आज हम जिक्र कोई नहीं करेंगे, ठीक है? मुद्रा का क्योंकि सारे बैंक कर लिए मैंने, सारी दरें करा दी। बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें, क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही पूछता है भी मुद्रा बाजार को जो है कंट्रोल कौन करता है मेरे बच्चों? कौन करता है? आरबीआई करता है। और किसके तहत करेगा आरबीआई? जो है मौद्रिक नीति के तहत। तो ये ध्यान रखना भी मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। अब दरें वगैरह है उनका मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगी, उसकी ऑलरेडी पहले 2 क्लास हो चुके हैं मेरे बच्चों। उसके बाद जो पूंजी बाजार था, पूंजी बाजार में उसमें हमने जिक्र किया था भी सेबी का। अब हमारा टारगेट रहेगा सेबी। सेबी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेबी, इसको हिंदी में ऐसे लिखा होता है मेरे बच्चों, सेबी लिखा होता है। हिंदी में क्या लिखा होता है? सेबी लिखा होता है। सेबी क्या है मेरे बच्चों? जो कल मैंने बता दिया था, क्या है ये? सिक्योरिटी एक्सचेंज, वेरी गुड, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेरे बच्चों। सिक्योरिटी से होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब जैसे स्पोर्ट ये गार्ड होते हैं, हम रखते हैं भी, एक सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कोई भी है, जैसे संगठन है, ये संस्था चल रही है तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए भी। किसी के अंडर में ये काम कर रहे हैं भी, उनकी जिम्मेदारियां बनती है भी। हाँ, जो इतने बच्चे आए हैं, अब यहाँ आ गए हो तुम 9 बजे से 2 बजे तक, यहाँ के हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद 2 बजे के बाद जैसे तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो हम ये कहते हैं भी बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 2 बजे के बाद जब तक ये हमारे अंडर में रहेंगे तब तक हमारी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी। तो वैसे ही सिक्योरिटी अलग अलग संस्थाओं को मिलती है मेरे बच्चों। इसमें यहाँ तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। सेबी क्या है? सेबी जो जिसको कंट्रोल करता है वो किसको करता है? शेयर मार्केट को। सेबी किसको कंट्रोल करता है मेरे बच्चों? शेयर मार्केट को करता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी सेबी, शेयर मार्केट को जो कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। और एक इसकी फुल फॉर्म याद रखना, शेयर मार्केट में शेयर बाजार। शेयर बाजार में हमने ये बातें जिक्र कर ली थी पहले, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। इस सेबी की स्थापना मेरे बच्चों कब हुई थी? कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। परंतु इसको सेबी को ना एक्ट के तहत लाया गया। एक्ट आया था जो कब आया था मेरे बच्चों? 1992 में आया था। क्यों आया एक्ट? बाद में क्यों दिया मैडम? हमेशा एक्ट पहले आता है मेरे बच्चों। ये सेबी एक ऐसा संगठन है जिसका एक्ट बाद में आया, क्योंकि इसको पहले एक संगठन बना दिया गया था भी शेयर मार्केट को आपको होल्ड करना, कंट्रोल करना है। बाद में इसकी ऐसे ही छोड़ दिया। कई में कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में क्योंकि राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे कहा भी, मतलब संगठन गड़बड़ियां चल रही थी, सरकारें बदलने वाली थी, मतलब
सरकार चल रही थी ना, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पैसे को लेके, तब उन्होंने जल्दबाजी में एक संगठन बना दिया, उसको ऑथेंटिक दर्जा नहीं दिया गया, और उसे ऑथेंटिक दर्जा दिया गया था ना वो मेरे बच्चों, उसे एक्ट के तहत 1992 में दिया था। ये किसने दिलवाया? नरसिम्हा राव। उस टाइम प्रधानमंत्री 91 में क्या बन गए थे? 1990 का वित्तीय संकट भूलना नहीं, 1990 में वित्तीय संकट रहा, उसकी वजह से जूझ रहा है देश। उसके बाद 91 में जो प्रधानमंत्री बन के आते हैं, कौन आते हैं? नरसिम्हा राव आते हैं। नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने कहा भी चेंज किया जाए, क्योंकि वित्तीय संकट जो जूझ रहा था, हम जो है IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, हमें देश चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा जो आपकी RBI में जो दरें हैं, जो रेट है, उनमें आप सुधार करें। तब जो है नरसिम्हा राव कमेटी, जो बैंकिंग सुधार समिति आई थी, जो 92 में आई, तो उसके तहत मैंने कहा, तुम्हें कल बताया था भी 2 दरें जोड़ी गई थी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चेंज किया गया था, उन दरों को डाउन किया गया। डाउन करते ही लोगों के हाथों में क्या चले जाते हैं मेरे बच्चों? पैसे चले जाते हैं, लोग ताकि अधिक से अधिक काम करें, पैसे जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, तो पैसे जो है हमारे देश में जो मनी आएगी, क्योंकि 90 में यही संकट रहा पैसे का, भी पैसा नहीं था देश के पास। पैसा जब आए कहाँ से? मैंने कहा जैसे SLR है, उस टाइम की अगर बात करें मेरे बच्चों, SLR क्या है मेरे बच्चों? SLR वैधानिक तरलता अनुपात है। ये क्या रहा? ये मैंने कहा है मेरे बच्चों, इसकी जो मतलब कंडीशन होती है वो 0 से 40% के बीच में होती है, और इसकी कंडीशन 38% के आसपास रखी गई थी। और SLR कौन रखता है मेरे बच्चों अपने पास? कौन रखता है? मैंने SBI का तुम्हें एग्जाम्पल दे के बताया, RBI को छोड़ के बाकी जितने बैंक का RBI उनको पैसे देगा, जो अपने पास रखेगा वो है SBI। जैसे मैंने SBI का एग्जांपल देके बताया, SLR जो है बाकी निजी बैंक, जो सार्वजनिक बैंक है, जो अपने पास रखते हैं, RBI जिनको पैसा देता है, सारा का सारा, हमेशा कोई भी बैंक है, सारे के सारा जनता को पैसे कभी नहीं देगा। बैंक कभी खाली नहीं होता, बैंक कभी खाली नहीं होता, वो कुछ मनी अपने पास रखता है। सार्वजनिक बैंक जो जनता के साथ हमारा लेन देन होता हो, जनता जहां खाता खुला सकती है, वो कैसे होते हैं? पब्लिक बैंक होते हैं। कैसे होते हैं? पब्लिक बैंक होते हैं। और RBI ऐसा बैंक है जिसमें पब्लिक जो है अपना खाता नहीं खुला सकती। RBI अपने उन पैसों का कुछ एक भाग रखता है, वो किसके रूप में रखता है? CRR। कल ये क्वेश्चन था, शायद टेस्ट लिया ना शनिवार को, तो उसमें सिंपल पूछ रखा था भी CRR जो है कौन, क्या ऐसे ही रखा था क्या भी CRR कौन रखता है? तो कौन रखता है? RBI रखता है। उस देख लिया अभी क्वेश्चन कैसे पूछता है और ऑप्शन कैसे उन्होंने दे रखे थे? अरे देख लिया होगा। तो मेरे बच्चों ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो तुम्हें CRR और याद कैसे रखना है? सी में, अब CRR में C आता है, C से सेंट्रल याद रखना, और हमारा देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। तो CRR कौन रखता है? RBI। और जो है SLR क्यों रखता है? SBI रखता है। बाकी पब्लिक बैंक सारे रखते हैं। इससे याद रखना स्टेट बैंक, इससे ध्यान रखना स्टेट बैंक। यहाँ इसकी फुल फॉर्म अलग है, परंतु तुम्हें याद करने के लिए बता रही हूँ स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक से जो है सार्वजनिक बैंक जो अपने पास SLR रखते हैं, बाकी वो तुम्हारे ऑप्शन में देगा SBI देगा। क्लियर है? अरे ये 2 बातें क्लियर है? उसके बाद जो आता है मेरे बच्चों, भी SLR जो है 38% थी। किस टाइम? 1992 से, 91 से पहले की बात है। 1991 से पहले की बात है। 91 से पहले क्या थी? SLR 38 थी। जब 38% बैंक ने खुद ही रख लिए, तो जनता के पास पैसे कितने पहुंचे? कुछ CRR भी थी। CRR जो 15% थी, CRR जो है उसकी कंडीशन कितनी थी? 15% थी। 100 रुपए मांगने गया SBI RBI से, उसमें से 15 रुपए तो RBI ने रख लिए CRR के रूप में। उसके बाद उसके पास कितने पहुंचे? 85 पहुंचे। कितने पहुंचे? 85। उस 85 का 38% SBI खुद रख लेगा, तो कितने पहुंचे? मान लो तुम 35 मान लो, 35 कम करो, कितना बच गया? 50 रुपए बचा। अरे 50 रुपए जनता के पास जाएगा, जनता कौन? कुछ एक लोगों के हाथों में जाएगा। जनता कहाँ से काम करेगी? कहाँ से अपना बिजनेस शुरू करेगी? कहाँ से लेन देन करेगी? तो इसके लिए उन्होंने कहा, जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए वित्तीय संकट के लिए पैसे मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा आप अपनी बैंकिंग पॉलिसी में चेंज कीजिए, तब ये दरें डाउन हुई है। उसके बाद हमेशा इसी पे काम रहता है। हमेशा ध्यान रखना, 6 मई या 2 मई में जो है इन दरों की बैठक होती है। उर्जित पटेल एक कमेटी आई थी, वो बाद में आई है, 13 के आसपास आई है उर्जित पटेल कमेटी। तो हमेशा दरें जो है वो देखी जाती है मेरे बच्चों।
भी कितना चेंज आया। भी जैसे मान लो मार्केट में जो है बढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मान लो वस्तुओं के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको डाउन कर दिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, ये रेटें बढ़ा दी जाएगी। जब प्राइस मतलब ठीक ठाक है, जनता के पास पैसे भेजने हो, तो इन दरों को क्या कर दिया जाएगा, डाउन कर दिया जाएगा। इसमें चेंज होता रहता है। अब तो ये नामात्र की रह गई है। अब जो है कितना है मेरे बच्चों SLR वर्तमान में, बताना, तुम्हें बताया हुआ है, बताओ कितना है वर्तमान में SLR कितना है मेरे बच्चों, 18% है। कितना है, 18%। और जो CRR है वो कितना है मेरे बच्चों, ये 4.5 के आसपास, 4.5 के आसपास इतना है। तो कहाँ जब इनमें हाँ चेंज होगा तो 0.5, जैसे रेपो रेट सुनो, तुम देखना न्यूज़पेपर आएगी तुम्हें वो, अब ये बातें मेरी सुन के तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग लगेगी भी हाँ हमें आता है। उसमें कहेगा भी जैसे आप पीछे दरें घटाई गई थी, रेपो रेट में घटाया गया था, रेपो रेट जो है 0.25 कम किया गया। अब ये कहोगे 25 का क्या फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है मेरे बच्चों, बिजनेसमैन को इनका बहुत फर्क पड़ता है। तो इनमें डाउन किस लिए करते हैं, जनता के पास पैसे देने के लिए, भी जनता काम करना शुरू कर दे। इन दरों में चेंज किया जाता है, डाउन क्यों किया जाता है, ताकि जनता के पास पैसे ज्यादा जाए और जनता अपना काम शुरू कर दे। और जब इन दरों में जब जनता से पैसे लेने हो, मतलब वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, जनता से पैसे खींचने हो, तो इनको क्या किया जाता है, वृद्धि की जाती है, इनको बढ़ा दिया जाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक में जमा करवा दें। इतना क्लियर। अब मैं ये बात रिपीट नहीं करूंगी, मुद्रास्फीति कराऊंगी तब तुम्हें ये दोबारा रिपीट होगी, तो उस टाइम मैं ये नहीं बताऊंगी तुम्हें डीपली, ठीक है। अब ध्यान से, इसी कोई बच्चा है जिसको ये लगे भी मेरे को समझ में कुछ नहीं आया मैडम, अरे जो बिल्कुल भी नया है उसको तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे 2 क्लास है वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये आएगा। समझ में आया मेरे बच्चों, बस तुम्हें इतना, अब तो एग्जाम के तुम्हारे सिंपल एग्जाम में इतना ही आता है, CRR कौन रखता है, RBI रखता है, SLR कौन रखता है, SBI रखता है, बस ये 2 बातें ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, बैंक दरों में तो चेंज किया ही गया था, उसके बाद जो है नरसिम्हा राव ने ये जो कमेटी थी सेबी, इसको ऑथेंटिक दर्जा दे दिया गया। जो एक्ट कब आया मेरे बच्चों, 1992 में आया। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 की हुई थी, और इसको जो है एक्ट के तहत कब लाया गया, 1992 में लाया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। उसके बाद है मेरे बच्चों, कल मैंने कहा ये प्रतिभूतियां क्या होती है, प्रतिभूतियों के बारे में तुम्हें बताया था, क्या होती है प्रतिभूतियां, शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है मेरे बच्चों, उससे पहले तुम प्रतिभूतियों के बारे में जान लो। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रतिभूतियां क्या होती है मेरे बच्चों, कागज का टुकड़ा होता है। प्रतिभूतियां क्या होती है, कागज का टुकड़ा होता है, कागज के प्राइस रखे जाते हैं, कागज का टुकड़ा होता है। जैसे RBI जारी करता है, कुछ कंपनियां जारी करती हैं, कुछ कंपनियां भी जारी करती हैं, हर कंपनी करती है, चाहे कोई भी कंपनी लगा लो, हर कंपनी अपना कागज का टुकड़ा जारी करती है, उसकी कीमत रखी जाती है। जैसे शेयर होता है ना, तो वो कीमत रखती है मेरे बच्चों। तो है उसमें ये प्रतिभूतियां क्या होती है, कागज का टुकड़ा होता है, इतना ध्यान रखना, परंतु उसकी क्या होती है, कीमत होती है, उसका पैसा होता है। मतलब जैसे मैंने कहा भी कोई कंपनी है या कोई बैंक है, उसको पैसे की जरूरत है। पैसे मनी प्रिंट, जैसे हमारे कहने से मनी प्रिंट नहीं होती, चाहे देश में कितनी भी कमी हो, मनी प्रिंट ऐसे नहीं होती मेरे बच्चों। जब लगे भी बैंक को, RBI सारा डाटा रखता भी, इतनी प्रिंट हो चुकी है मनी, और मनी बहुत ज्यादा अगर बैंक प्रिंट करता है ना, तो जो है वस्तुओं के रेट बहुत हाई हो जाएंगे। ये मैं मुद्रास्फीति में तुम्हें बताऊंगी भी। अगर मान लो हम ये कहते हैं, कई बार हमारे गांव में सुना, अरे सरकार को क्या है, पैसे छाप दे, हमारे मन में थिंकिंग होती है ये तो मशीन कागजी तौर पे है, भी कागज डालो और पैसे आ जाएंगे, मतलब कागज से बनते हैं, तो इतना सरकार भाव क्यों लेती है, पैसे दे दे जनता को छाप छाप के, ये मन में आती है ना मेरे बच्चों। ऐसे प्रिंट नहीं होता। अगर ऐसे प्रिंट होता, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट करने में मशीन करती है प्रिंट, कोई ये नहीं है अभी मेहनत लगती है, मशीन से प्रिंट होते हैं। परंतु ऐसे जाकर मान लो सरकार है,
या आरबीआई है, उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर ऐसे वो छापती रही पैसे, ये मैंने तुम्हें शायद करवाया था, ये ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, जो ये दो बैंक आए थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। क्यों आए? क्योंकि जो है यूएसए ने डॉलर छापने शुरू कर दिए। यूएसए ने कहा आप सोना जमा कराइए, मैं आपको डॉलर दूंगा। उन्होंने डॉलर जो है सोने से भी ज्यादा छाप दिए, क्योंकि मशीन से छप रहे थे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उनको क्या लगा था, 2 विश्व युद्ध हुए थे, सेकेंड विश्व युद्ध में सारा देश आसपास जो है कंडीशन में गूंज रहा था, तो उन्होंने कहा भी सारे देश के पास क्या पैसे, हर देश मनी छाप नहीं रहा था, मनी कम पड़ गई। फिर उन्होंने कहा भी आप मेरे को सोना दें, क्योंकि यूएसए से लेन देन हो रहा था, भी मैं आपको डॉलर दूंगा, आप हमें सोना दीजिए, मैं आपको डॉलर दूंगा। तो उनके पास कंडीशन आ गई थी मेरे बच्चों, मार्केट में डॉलर ज्यादा आ गए, और ब्रिटेन जैसा देश बहुत शातिर देश था, उन्होंने उसको पहचान लिया, उन्होंने माइंड को पकड़ा भी अगर ये इतना प्रिंट कर रहा है, इतना तो मार्केट में सोना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है ये सोचते बहुत है मेरे बच्चे, ये कहते हैं इतने पैसे अगर वो छाप रहा है तो इतना मार्केट में सोना ही नहीं है, तो पैसे वो डॉलर कहाँ से। यूएसए ने क्या काम किया, डॉलर ना, यूके ने डॉलर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, कई देशों ने कर दिए। उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन तो होता है, बातचीत तो होती है, उन्होंने डॉलर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। यूएसए को भनक पड़ गई, सातिर तो वही था, उसको भनक पड़ गई भी डॉलर इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने ना एक बैठक बुलाई, जिसको बोला जाता है 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता बोला गया, और उस बैठक में कहा अब ना हम एक थोड़ा सा अपने आप समझौता कर लेते हैं, 2 संगठन स्थापित कर लेते हैं, उसके तहत पैसे का लेन देन होता रहेगा। तब ये 2 चीजें आई थी मेरे बच्चों सामने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आया था, और वही हाल हो गया। अभी मैंने ये बात तुम्हें क्यों बताई, ये बात इसलिए बताई भी भारत भी अगर पैसे छापता है तो हमारे सामने कंडीशन आती है, सोना और विदेशी मुद्रा कहाँ से रखेंगे। आरबीआई कंडीशन मैंने बताई, जो आरबीआई कितनी न्यूनतम जो रखता है 200 करोड़ रखता है, इसमें 115 करोड़ का सोना रखता है, और जो है 85 करोड़ की क्या रखता है, विदेशी मुद्रा रखता है। अगर पैसे छापना है तो वो देंगे, वो कहाँ से लेंगे, सोना कहाँ से देंगे। आरबीआई ऐसे नोट छाप के नहीं देता, सरकार को नहीं देता, वो अलग कंडीशन होती है। उसके बाद जो है मार्केट में पैसे ज्यादा आए तो प्राइस वस्तुओं के बहुत है हाई हो जाएंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद प्रतिभूतियां समझ में आई मेरे बच्चों, कागज का टुकड़ा होता है, जैसे मान लो बैंक, किसी बैंक को जरूरत पड़ गई भी, पैसे की जरूरत है मेरे को, कोई कंपनी लगा लो, कोई भी तुम्हारे दिमाग में आए तुम उस कंपनी का नाम ले सकते हो। वो क्या करेगी, उसको अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, अपने बिजनेस को क्या करना हो भी, कोई उसमें चेंज करना, बहुत बड़ा चेंज करना, बड़ी रकम चाहिए पैसे की, क्या चाहिए, बड़ी रकम चाहिए पैसे की। तो पैसे जहां इतना देता नहीं है मेरे बच्चा, लोन कहां से ले, तो वो क्या करेंगे, अपने जो कंपनी के कागजात है ना, कागज का टुकड़ा है, तो कागज का टुकड़ा वो ले लेगा और ये कहेगा भी इसकी कीमत 100 रुपए है और मैं आपको 95 रुपए में सेल कर देगा, मार्केट में वो सेल कर देगा। किसके, शेयर मार्केट के तहत जो है सूचनाएं पहुंच जाती है, और जो ये शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगाता है तो उनको हर एक मिनट की खबर होती है भी कितना किसका कितना गिर गया, कितना बढ़ गया, तो वो खरीदते रहते हैं। तो उस कागज के टुकड़े को उन्होंने 95 रुपए में सेल कर दिया, जनता से पैसे खींच लिए और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कहा, जैसे उनका टाइम रखा गया, क्या रखा गया, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के अंदर तुम्हें, जब ये कागज का टुकड़ा तो मैं वापिस ले लूंगा, परंतु जब मैं ये कागज का टुकड़ा वापिस लूंगा ना, तुम्हें 100 रुपए दिए जाएंगे। 95 का सेल कर रहा हूं मैं, तुम्हें जब वापिस लूंगा तब कितना का लूंगा, 100 का। तो तुम्हारी आमदनी कितनी हुई मेरे बच्चों, 5 रुपए की, वो तुम्हारी ब्याज दर होगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो लिखो मेरे बच्चों, प्रतिभूतियों में जो आती है, ट्रेजरी बिल होता है, कुछ एक नाम है, लिख लो। अरे प्रतिभूतियां समझ में आई होगी, लिखो मेरे बच्चों, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल हिंदी में लिख लो, ट्रेजरी बिल है मेरे बच्चों। बिल हिंदी में ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल है, लिख लिया मेरे बच्चों। इसको कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, सरकार जारी करती है। इसको कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, आरबीआई जारी करती है। सरकार भी सही है, आरबीआई जारी करती है, आरबीआई जारी करती है, क्योंकि हर कोई जारी करता है, तो आरबीआई इसको जारी करती है। आरबीआई लिख लो, कोई बात नहीं है, बैंक से तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। आरबीआई जारी करता है,
यह वही कागज का टुकड़ा है मेरे बच्चों, इसे मनी होल्ड की जाती है और कई बार ना इसलिए सेल किया जाता है भी लोगों के पैसे छीन लो तो लोग सामान की डिमांड कम करेंगे, वस्तुओं के दाम गिर जाएंगे, तो इसको मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है कभी कभी। क्लियर है? और ये ट्रेजरी बिल होता है मेरे बच्चों, इनका टाइम पीरियड होता है, वो और लिख लो, इसका टाइम पीरियड होता है 91 दिन, 182 दिन और 364, दो से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 91, 182, दो से मल्टीप्लाई है, 91 याद रख लेगा। तो एग्जाम में पूछता है भी ट्रेजरी बिल जो है वो कितने दिन के लिए होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। तो 91, 182, 91 याद रख लेना, उसको 2 बार गुणा कर देना, एक बार 2 से करोगे तो 182 आ जाएगा और एक बार फिर 2 से 182 को करोगे तो 364 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, उसके बाद लिखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जमा प्रमाण पत्र। दूसरा पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र। क्या है ये? प्रमाण पत्र। क्लियर है बच्चों? यह वही है, वही कागज का टुकड़ा है, परंतु इसको जारी कौन करता है? वित्तीय संस्थाएं करती है। इसको जारी कौन करता है मेरे बच्चों? वित्तीय संस्थाएं करती है। इसको जारी करता है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं जारी करती है। LIC उसमें सारे कुछ आ जाते हैं वित्तीय संस्थाओं में। LIC जो है आपकी बीमा कंपनियां हैं, अलग अलग बहुत सारी आई हुई है मार्केट में, तो तुम इतना रख लो इसमें याद, वित्तीय संस्थाएं जारी करती है। ये मेरे बच्चों जो जारी होता है 365 दिन के लिए होता है। ये जो जारी होता है वो कितने दिन के लिए होता है? 365 दिन के लिए। मतलब ये कागज वही है, कागज का टुकड़ा सेल कर दिया, उसकी ये नहीं है जैसे मैंने तुम्हें बताया भी 100 रुपए का कीमत वो अपने हिसाब से रखते हैं, उसके कुछ एक डाउन कर देते हैं भी 100 का क्या पता 90 में निकाल दे, क्या पता वो 80 में निकाल दे भी जल्दी से पैसे जुड़ जाए, तो उसकी डाउन हो सकती है। मैंने जरूरी नहीं है, मैंने कहा वो 95 में देते हैं, 95 में कोई उसकी वो नहीं है, 90 में कर सकते हैं, 80 में कर सकते हैं, परंतु डाउन करके रखते हैं हमेशा, जो है उसको क्या करके रखते हैं? डाउन करके रखते हैं। क्लियर मेरे बच्चा? अरे क्लियर? उसके बाद एक और लिखो मेरे बच्चा, कॉमर्शियल पेपर जो कंपनियां जारी करती हैं। पेपर जो क्या करती हैं? कंपनियां जारी करती हैं। कॉमर्शियल जो बैन है, चेक जो कागज का टुकड़ा है, वही कागज का, बस नाम ध्यान रखना तुम्हें। ये कौन जारी करता है? कंपनियां जारी करती हैं। ये भी 365 दिन का है बच्चों, ये भी कितने दिन का? 365 दिन का है। दिन कुछ भी, ये कितने दिन के बाद पूंजी लौटाई जाती है? तो एक साल की, एक बरस होता है, एक बरस ध्यान रख लेना 365। और ये कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, कहीं मैंने 365 लिखा दिया और उस ऑप्शन में 365 दिया ही नहीं हो, सीधा दिया हो 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, तो ध्यान रखना 365 दिन होते हैं एक बरस में। फिर ये कॉमन सेंस की चीजें होती है। कई बार जैसे आता है ना, ये हमारा वंदे मातरम जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, उसको 1 मिनट और 5 सेकंड के लिए टाइम होता है, 65 सेकंड होता है, कई बार ऑप्शन में नहीं होता, तो ये कई बार गलती हो जाती है। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, और बुक्स में तुम्हें 365 दिन दिखाई देंगे, परंतु ध्यान रखना 1 बरस उसके पीछे लिख लेना ब्रैकेट में। मेरे को लगता है कई बच्चों को डाउट ना हो, 365 दिन। अब ये तुम मत कहना मैडम 366 दिन भी होते हैं, उसकी कंडीशन होती है मेरे बच्चों, एक है वर्ष के लिए जारी होता है, वहां भी वर्ष लिख लेना, 1 वर्ष के लिए जारी होता है।
क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद हमने पूंजी बाजार पढ़ लिया था। पूंजी बाजार में मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीय होती है। एक प्राथमिक बाजार होता है, मैं लिख देती हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको बाद में थोड़ा समझ में आ जाए। पूंजी बाजार मेरे बच्चों। एक मुद्रा बाजार जो है, मुद्रा बाजार का मैंने सारा बैंक वगैरह तुम्हें करा दिया, उसमें जरूरत नहीं है। पूंजी बाजार है मेरे बच्चों, पूंजी बाजार ये लिख रखा है, वो बच्चे दोबारा ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी बाजार है मेरे बच्चों, ये दो भागों में बटा। प्राथमिक बाजार होता है, प्राइमरी बोलते हैं जिसको, और सेकेंडरी बाजार, द्वितीय बाजार। द्वितीय बाजार जो प्राथमिक बाजार होता है मेरे बच्चों, ये क्या करता है? हाँ, ये किनको? नई प्रतिभूतियां जारी करेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमने प्रतिभूतियां क्या होता है? कागज का टुकड़ा होता है, उसकी कीमत होती है, वो अलग अलग डिसाइड करता है। मैंने वैसे बताया तुम्हें, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सर्टिफिकेट हो गया, अभी कौन कौन, जैसे आरबीआई करता है और वित्तीय संस्था करती है और कंपनियां जारी करती हैं। तो प्रतिभूतियां समझ में आई? अरे समझ में आई? और उसमें से पूंजी बाजार जो है, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, ये कौन सी प्रतिभूतियों का लेन देन करता है? ये नई जारी करेगा, ना पुरानी वाली का लेन देन करेगा। ये क्या करता है? नई प्रतिभूतियों का। लिख लो इसमें क्वेश्चन, ये प्राथमिक बाजार है, किनको करेगा मेरे बच्चों? नई प्रतिभूतियों का। नई प्रतिभूतियां, नई प्रतिभूतियों को जारी करता है। और जो है द्वितीय बाजार है मेरे बच्चों, द्वितीय बाजार क्या करता है मेरे बच्चों? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। पुरानी प्रतिभूतियों को, पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, क्रय विक्रय करता है, खरीदना और बेचना, क्रय विक्रय करता है। जैसे तुम्हें लैंग्वेज समझ में आती है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ वो तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है तुम्हारी लैंग्वेज में लिखो। क्या करता है? ये पुरानी प्रतिभूतियों का लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेरे बच्चों, शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट जो उसका डाटा आता है, भी शेयर बाजार जो है, प्रतिभूतियां किन के हिसाब से बेची जाएगी? शेयर के हिसाब से। तो हमारे दो शेयर बाजार हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं परंतु इनकी जिक्र होता है शेयर बाजार में। बच्चों लिखो, शेयर बाजार का जिक्र कर लेते हैं। शेयर बाजार में कुछ एक देशों के शेयर बाजार है, पहले तो उनके नाम लिख लो, फिर जो है मैं दोबारा जो कल मैंने लिखा दिया उसका रिपीट करा दूंगी। शेयर बाजार है कुछ एक देशों के, तो पूछ लेता है, पहले कुछ एक देशों के है, लिख लो मेरे बच्चों शेयर बाजार। एक बार एक साइड तुम लिखना शेयर मूल्य, शेयर मूल्य सूचकांक, सूचकांक, और एक साइड लिखना मेरे बच्चों स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक है एक्सचेंज, एक एक्सचेंज लिखना, एक्सचेंज। हाँ सही है, एक मिनट बच्चा मेरी गड़बड़ हो गई ना। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब अदला बदली की जाए। ठीक है, ये दो नाम लिखना है। एक साइड जो है शेयर मूल्य सूचकांक है, उसके मूल्य भी अलग अलग देशों में बोलते क्या है, हमारे यहाँ बोलते हैं वो मैं बताऊंगी, पहले इनके लिख लो। पहले लिखो मेरे बच्चों निक्की, जो टोक्यो जापान में बोले जाते हैं। पहले यहाँ लिखना है, कलर बदल लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ लिखना आपको निक्की, निक्की। और जो है ये कहाँ बोला जाता है? ये टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान की राजधानी है मेरे बच्चों, ये भी ध्यान रखना। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। और 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। क्लियर है? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों दूसरा डो जोन्स, जो न्यूयॉर्क यूएसए का है। सेकंड है डो जोन्स, ये न्यूयॉर्क
जो कहाँ है मेरे बच्चों, यूएसए। कहाँ है, यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क। जारी करता है, ये मतलब जैसे हम हमारा पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, एक बार लिख लो, सारी चीजें बता दूंगी, तुम लिखते जाओ। उसके बाद है सिटवैक्स सिंगापुर का, सिटवैक्स सिंगापुर का। और सिंगापुर की राजधानी लिख लेना मेरा बच्चा, सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। उसके बाद है मेरे बच्चों नासडाक, यूएसए का, नासडाक भी है। यूएसए का नाम थोड़े अटपटे हैं, मिलान आता है, ये कहाँ है, यूएसए। उसके बाद है मेरे बच्चों मिडडेक्स, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। मिडडेक्स ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है मेरे बच्चों। जर्मनी की राजधानी बता दो मेरे बच्चों, जर्मनी की राजधानी क्या है, ये जर्मनी की राजधानी नहीं है, शहर है। क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बोलो रे, बर्लिन। क्या है मेरे बच्चों, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यूएसए की राजधानी लिख लो मेरे बच्चों, वॉशिंगटन डीसी है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। जापान की तो होगी टोक्यो ही है। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों संगाई कोन, लिखो मेरे बच्चों संगाई कोन। ये कहाँ का है मेरे बच्चों, चीन का। कहाँ का है, चीन का है ये। अब भारत का लिख लिया मेरे बच्चों। चीन की राजधानी बता दो मेरे बच्चों, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। बीजिंग गैर लगाना है मेरे बच्चों, बीजिंग। चलिए उसके बाद भारत के लिख लो मेरे बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम भारत का जिक्र करेंगे, जिसमें एक बोलते हैं सेंसेक्स, जो किसको कौन जारी करता है, कौन करता है मेरे बच्चों, बीएससी। क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे ये भारत के है। जो सेंसेक्स से है, एक कौन सा है, दूसरा और बता दो साथ में, निफ्टी है। कौन सा है, निफ्टी है। यही है, अरे यही है। पुराने बच्चे भी हाँ नहीं कर रहे, इसका मतलब याद नहीं करके आए तो। ये कौन जारी करता है, एनएससी करता है, एनएससी करता है। और ये दोनों किसके हैं, इतना लिख लो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, तुम लिख लो, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो। लिख लिया मेरे बच्चों, अरे लिख लिया। अब तुम ना मेरे कहने पे अब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद देखना, न्यूज़पेपर आती है तो तुम्हें, जैसे टेलीविजन में, मैंने तो टीवी देखा है या फोन से, मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं देखी, नहीं है न्यूज़। तो उसमें एक साइड चलता रहता है, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतनी बढ़ गई, मतलब इतना डाउन आ गया। वहां एक तुमने देखा है, एक बैल दिखाता है बड़े बड़े सींगों का, है ना, बड़ा खूंखार ऐसे, मतलब उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब देखा ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ही हाथ बना रही हूँ सींग जैसे, जिसको बुल बोलते हैं, जिसको बुल बोलते हैं। तो उसमें जो है मेरे बच्चों, वो अगर मतलब हाई और डाउन का संकेत देता रहता है, और उसमें ना सेंसेक्स और निफ्टी लिखा आता है, वो यही है। अब तुम्हें कैसे याद रखना है, जो सेंसेक्स जारी करता है वो मेरे बच्चों एस का नाम आ रहा है, हम मैं बीएससी पढ़ रही, अब नाम तो इसमें ही आ रहा है, परंतु इसमें थोड़ा सा जो है नया है, याद रख लेना। और इसमें जो है निफ्टी पढ़ते हैं, इसमें एन का नाम आ रहा है, तुम्हें याद रह जाएगा। लिंक थोड़ा सा जोड़ के करोगे ना, तो ये पूछता है भी सेंसेक्स जो है कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन करता है मेरे बच्चों,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, सबसे पुराना शेयर मार्केट है। अगर पूछे भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कब आया था मेरे बच्चों, 1875 में आया था, और ये भारत का है मेरे बच्चों। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे बच्चों, मुंबई में। तो भारत का जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या जारी करता है, अगर मैं पूछूं भाई जो है मूल्य सूचकांक, शेयर मूल्य सूचकांक क्या है इसका, सेंसेक्स है। क्या है, सेंसेक्स है। और जो है अनसी जो है वो क्या जारी करता है, निफ्टी करता है। क्लियर है? तो इसका और लिख लो मेरे बच्चों, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म और लिख लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो मेरे बच्चों आ तो गया था 91 में, कब आ गया था, 91 में आ गया था, परंतु इसको जारी किया गया वो 1992 में। दोनों सन दे सकता है, ध्यान रखना, 92 में वाला सही है, काम शुरू कर दिया था उन्होंने 92 में, और लेके आने वाले वही थे, नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे, स्टॉक मार्केट से भी लेके आया इनको नया जो है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में। इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में, मुंबई। और बॉम्बे के 2 पार्ट किए गए थे मेरे बच्चों, कल क्वेश्चन था ना। हाँ, मैं ये तभी मैं कहती हूँ, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बताती हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, तुम लिख लिया। पूछता है भी गुजरात और महाराष्ट्र 2 अन्य जो राज्य बने थे वो किसके टुकड़े हुए थे, बॉम्बे के हुए थे। किसके हुए थे, बॉम्बे के खंड हुए थे। कौन सा, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। ये था हमारा शेयर मार्केट, तो उनमें इसमें से भी और ये भी बीएसई और एनएसई, इनके बारे में बहुत बात पूछी हुई है, इतना ध्यान रखना। क्लियर है? आप पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, कराया नहीं था उस दिन, मैंने एक छोटी सी बस टिप दिया था, भाई मुद्रास्फीति को ऐसे होल्ड किया जाता है, मुद्रास्फीति। क्योंकि अभी लोहा गर्म है तो याद रह जाएगा। इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में लिखो तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। बता दो फिर मुद्रास्फीति क्या है, बताई हुई है वैसे तो। जब वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ जाए उसे मुद्रास्फीति करते हैं मैडम, यही बात है। लिखो मेरे बच्चों, लिख लो, परिभाषा से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। जब वस्तुओं और सेवाओं में लगातार लगातार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, थोड़ा चेंज करना है बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसमें मेन पॉइंट याद करने वाला यही है मेरे बच्चों, क्या है, वृद्धि। किन में, कीमतों में। बस 2 पॉइंट याद रखना। पूरी परिभाषा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इसमें याद ध्यान रखना, वस्तुओं, ये पूछेगा क्वेश्चन कैसे आएगा, भाई मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, कम होती है, या समान रहती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो क्या होता है मुद्रास्फीति में? वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। क्या होता है? वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। तो यहाँ वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, परंतु मेरे बच्चों पैसे का क्या हाल होता है? जो है, सुन लो, अरे ध्यान से सुन लो, बातें नहीं, जो है मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत में क्या हुई मेरे बच्चों? बढ़ गई, वृद्धि होगी। और मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा का मूल्य, ये क्वेश्चन आएगा। जो ये 2 मैंने नीचे वाली लाइन लिखी है ना, ये क्वेश्चन आएगा भी मुद्रा का मूल्य क्या होता है मेरे बच्चों? कम होता है, कम होता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत तुम्हें बढ़ती हुई दिखाई देगी और जो है मुद्रा का मूल्य गिरता हुआ दिखाई देगा। गिरने का मतलब मैंने बताया भी, हम पैसा तो एक थैला भर के लेके जाते हैं और जो सामान है पॉलिथीन में डाल के ले आते हैं। तो इसका क्या हो गया? बहुत सारे पैसे की थोड़े सा सामान आ जाना, तो क्या गिर गया? पैसे का मूल्य गिर गया और वस्तुओं की कीमत क्या होगी? बहुत हाई होगी। हाई हुई है तभी थोड़ा सामान आया ना, और पैसे बहुत सारे लेके गए तो उसका मूल्य डाउन हो गया, तब बहुत सारे लेके जाना पड़ा ना। तो इसमें तुम्हें 2 बातें ध्यान रखनी है, वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में, और जो है मुद्रा का मूल्य उसमें क्या होती है? कमी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो तुम्हें कैसे ही देगा, बहुत घुमा के देगा। बस तुम्हें एक बात, वस्तु की कीमत बढ़ेगी और उसकी मुद्रा का मूल्य कम होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब लिखो मेरे बच्चों, जो है मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। अरे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ में आया नहीं आया? मेरे हिसाब से तो नहीं, मैंने नॉर्मल बताया है। लिखो मेरे बच्चों, मुद्रास्फीति के प्रकार। के प्रकार हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों गति के आधार पर, गति के आधार पर बताएंगे, गति के आधार पर इसके प्रकार पढ़ेंगे। जो 4-5 इसके प्रकार हैं लिख लो। पहला है मेरे बच्चों रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जो पहला क्या है? फर्स्ट है इसका रेंगती हुई। अब जब जिस दिन सर ने पूछा था ना भी तैयारी कैसी चल रही है, तो मैंने कहा था रेंगती हुई चल रही है, तो वही यही है मेरे बच्चों, परंतु अच्छी है, अच्छी है ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति ये इसकी जो होती है ना मेरे बच्चों, जो दर डिसाइड होती है वो 0 से 3% के बीच में होती है, 0 से 3% के बीच में होती है। मान लो 0 हो सकती है या 3% हो सकता है, ये यहां तक ही रहती है दर। रेंगती हुई मुद्रास्फीति। और पूछे ना भी सबसे, ये जितनी भी मैं दरें लिखाऊंगी और भी लिखाऊंगी इसके प्रकार, परंतु पूछे भी सबसे अच्छी मुद्रास्फीति का कौन सा प्रकार है, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति सबसे अच्छी मानी गई है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति सबसे अच्छी मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई। सबसे अच्छी कौन सी मुद्रास्फीति है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसका कहने का मतलब है तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ता है भी, तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, चाहे रेंगते हुए करो, थोड़ा पढ़ो, पढ़ो डेली, ये नहीं है बीच में गैप ले जाओ। तो है कीमतों में जो उछाल आता है मेरे बच्चों, वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पैसे भी तो हमारे हाथों में आ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से वस्तुओं की कीमतों में अगर वही जो 2 रुपए किलो अगर आलू मिलती है, तो आज हमारा क्या वो होता है मेरे बच्चों, वैसी सिचुएशन होती, तो उनमें जो है वृद्धि क्या होनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी वृद्धि भी होनी चाहिए। वो कैसी वृद्धि होनी चाहिए? वस्तुओं की कीमतों में रेंगती हुई होनी चाहिए। क्लियर है? तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? रेंगती हुई होनी चाहिए। वो एग्जाम के टाइम में हमें क्या करनी है? अति करनी है, अति करनी है, तब हमें पता नहीं चलेगा। और जब ये तुम्हें रेंगते हुए तुम चलते जाओगे तो तुम्हें अति में इतना मतलब तकलीफ नहीं होगी, और एकदम तुम अब नहीं रेंग रहे तो बाद में तुम अति में आओगे ना, बहुत ज्यादा करोगे, तब तुम्हें तकलीफ होगी, तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन से सब्जेक्ट से मैं शुरू करूं पढ़ाई। क्लियर है? तो सबसे अच्छी मुद्रास्फीति कौन सी बताई गई है? रेंगती हुई। दूसरी लिखो मेरे बच्चों चलती हुई मुद्रास्फीति, जो 3 से 10% के बीच में होती है। दूसरी लिखो
चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। इसकी जो होती है मेरे बच्चों, वो 3% से ये 10% के बीच में होती है। 3% से ये 10% के बीच में होती है, मतलब दरों में परिवर्तन आता है इतना। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तीसरे नंबर पे लिखो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये कहाँ से होती है मेरे बच्चों? 10 से 20 के बीच में होती है क्या? 10 से 20% के बीच में होती है। उसके बाद आती है मेरे बच्चों कूदती हुई मुद्रास्फीति। क्या आती है? कूदती हुई मुद्रास्फीति। ये जब फॉर्म भराएंगे ना तब करोगे तो। कूदती हुई मुद्रास्फीति। जो कितनी होगी मेरे बच्चों? 20 से 100। 20 से 100 होगी क्या? 100%। अब आती है मेरे बच्चों, क्या आती है? अति मुद्रास्फीति। क्या आएगी? अति मुद्रास्फीति। ये जब एग्जाम की तारीख दे देगा ना तब करोगे तुम। अति मुद्रास्फीति। ये क्या होती है मेरे बच्चों? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है बेसिक। 100% से ये बढ़ती जाती है, 200, 300, 400 कितनी भी हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उछाल आता है इनमें। क्या आएगा? उछाल आएगा। तो सबसे अच्छी कौन सी मुद्रास्फीति? रेंगती हुई। कौन सी? रेंगती हुई, जो कितने परसेंट के बीच में रहती है? 0 से 3% के बीच में। क्लियर है? अब तुम डिसाइड कर लो। ये तो कागजात है, लिखे मिलेंगे भी, तुम कंटिन्यू पढ़ते रहो जितना तुम्हें कराया जाए। कुछ नहीं है मेरे बच्चे, मैं 100 चीजें तुम्हें बता के जाती हूँ, उसमें 60 पीछे वाली होती है, 40 ही नहीं कराती, क्योंकि मेरे को ये रहता है हमेशा भी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो 40 डेली ऐड हुए तो बहुत सारी हो जाती है मेरे बच्चे। अरे क्लियर है? तो अति मुद्रास्फीति 1923 में जर्मनी में देखी गई थी मेरे बच्चों। अति मुद्रास्फीति, ये क्वेश्चन आ चुका है भी, अति मुद्रास्फीति सबसे पहली बार कहां देखी गई थी? तो ये फर्स्ट बार ये 1923 में जर्मनी में देखने को मिली थी। देखने को मिली थी। और इसमें क्या होता है, यहाँ पेन अब जैसे हमारे ठीक ठाक चलती है, तो ये पेन मान लो सपोज करो 50 रुपए का, जब अति मुद्रास्फीति हो जाएगी ना तब ये 5000 का आएगा। तब ये क्या आएगा? 5000 का आएगा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मन अपने हिसाब से, जैसे अफगानिस्तान का हाल देखना तुम, पाकिस्तान का ही देख लेना। वहां क्या है, सरकार ने प्रिंट कर दी मनी प्रिंट कर दी, लोगों के हाथों में पैसे चले गए। लोगों के हाथों में जैसे पैसे गए, लोगों ने सामान मांगना शुरू कर दिया। सामान मांगा तो सामान बन नहीं रहा, मतलब मांगने वाले ज्यादा हैं और सामान कम है, तो क्या किया, उनका प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ गया तो उनके वो क्या होगी? अति मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है? अति मुद्रास्फीति होती है। भी मांगने वाले ज्यादा हो और जबकि उसकी सप्लाई कम हो, तो उसकी क्या हो जाती है? वो अति मुद्रास्फीति होती है। और ये किसका इफेक्ट पड़ता है? जब क्या कर दे वो देश, पैसा छापना शुरू कर दे, मार्केट में पैसा ही पैसा कर दे, तब तुम्हें ये बात समझा देनी है घर वालों को। तुम्हें इसलिए मैं बता रही हूँ, तुमसे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है मेरे बच्चों। जहां तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई दो लोग बात करते हो, तो तुम इतने हो जाओ, बहस करने के लायक हो जाओ, और बहस करो वो भी अच्छे वाली, अगले को कुछ समझा के जाओ भी ये क्यों बढ़ता है, भी पैसे अगर मार्केट में सरकार उतार दे, आरबीआई बहुत ज्यादा प्रिंट कर दे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पे, उनको समझा सको। इसलिए मैं तुम्हें इतना डीपली बताती हूँ। वैसे कुछ नहीं है, 5-10 मिनट का खेल था। मैं तुम्हें वह चीज जो मेरे को आती है मैं पूरा डीपली बताती हूँ, ताकि तुम्हारी समझ पैदा हो पैसे को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, एक घर चलाना हो तो तुम्हें क्या करना है, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ डेवलप हो। क्लियर है मेरे बच्चा?
अरे क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिसको लगे भी मेरे समझ में नहीं आया मैडम? एक बीच में हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का क्या होता है मेरे बच्चों बता दो, मैं हर बार पूछती हूँ। जैसे कोई सन आ गया 1923 में, क्या हुआ तुम्हारे कोई खास काम हुआ हो 1923 में और तुम्हें वो पर्सन याद हो वन लीनियर में, इसके अलावा 1923 का कोई क्वेश्चन हो तुम्हारे मन में हो भी, या मैडम किसी की स्थापना हो, कोई भी हो, वो तो मैंने बताना ही है। लिख लो, लिखो रे मेरे बच्चों। 1923 में एक है जो मैंने तुम्हें कांग्रेस अधिवेशन बताया था ना मेरे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले जो पहले वाला करते हैं हम। 1923 में मैंने तुम्हें एक दिन बताया था ना कांग्रेस अधिवेशन क्या थे, भी अधिवेशन क्या थे। जैसे हम पढ़ते हैं भी जो है राष्ट्रीय गान कोलकाता अधिवेशन में गाया गया 1911 में, तो मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था भी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की। उसके हर साल अधिवेशन होते थे, अलग अलग जगह डिसाइड की जाती थी और एक साल के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता था। क्या चुना जाता था? एक अध्यक्ष चुना जाता था। वह है मेरे बच्चों, ऐसे ही 1923 में जो है एक अधिवेशन हुआ, जो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन। अधिवेशन जिक्र, अधिवेशन जहां भी तुम नाम सुनो तुम माइंड में लेके आना कांग्रेस का है कोई। अधिवेशन किसके हुए थे? कांग्रेस के, जो हर साल होते थे। उसका एक साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था और उसके अंडर में ही वो सारा काम है होता था। तो बेलगांव का अधिवेशन, बेलगांव का अधिवेशन यार, इसके बारे में बोला जाता है मेरे बच्चों, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था। एकमात्र है ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। लिख लो, एकमात्र ऐसा अधिवेशन, कांग्रेस वो सारा पढ़ाने लगी तो बीच में ये रह जाएगा। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ये हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हुआ था। हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें ये जिक्र आएगा। 1923 वाला अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव का अधिवेशन था। कौन सा था? बेलगांव का था, जो 1923 में। और ये एक ऐसा एकमात्र, जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, उसमें एकमात्र ऐसा था जो गांव में हुआ था। कौन से गांव में? बेलगांव में। और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? गुजरात में। ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? एक बार ही की थी, वो इसी बार। मेरे बच्चों, महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1923 वाले की थी। पूरे अधिवेशन चलते रहे, उसमें एक बार ही की थी महात्मा गांधी ने, एक बार भी, एक बार अध्यक्षता की। किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की। फर्स्ट बार की थी वो, किसने की थी? महात्मा गांधी ने। मेरे बच्चों लिख लो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फर्स्ट बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कब की? 1923 में की, सन पूछे तो। और जो है कौन से की, नाम पूछता है, कहाँ हुआ था? वो बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इनका जन्म भी यहीं हुआ है, पोरबंदर में, और गुजरात से ये संबंध रखते हैं, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है मेरे बच्चों? एक जो है इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई है भी, 1923 की एक घटना हो रहा है मेरे बच्चों। 1923 में डेयरी अनुसंधान की बात करें, डेयरी 1923 में डेयरी अनुसंधान, ये 1923 में स्थापित किया गया था। परंतु मेरे बच्चों ये कहाँ किया गया था? स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, अरे सही लिखा मैंने, बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु किसकी राजधानी है मेरे बच्चों? कर्नाटक की। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक।
याद रखना। और ये जो है अब इसके बारे में पढ़ ही लिया तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये 1923 में स्थापित तो किया था बेंगलुरु में। कब है? 1923 में। परंतु ये एग्जाम में क्या आता है, हरियाणा जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी इस डेयरी अनुसंधान को 1955 में कहां शिफ्ट कर दिया मेरे बच्चों? इस बेंगलुरु से कहां शिफ्ट कर दिया? करनाल में, जो कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया। क्लियर? अरे क्लियर? अब दो और लिखो मेरे बच्चों। जो है मुद्रा के वो तो गति के आधार पे थे। एक बार एग्जाम में आता है भी मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है और लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। बस ये लास्ट जो है आपके दो छोटे टॉपिक है, उसके बाद कल मैं मुद्रास्फीति कंप्लीट करा दूंगी आपके। 2 पॉइंट और पढ़ लो। मांग जनित मुद्रास्फीति, बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा है मेरे बच्चों लागत जनित मुद्रास्फीति। वो तो गति के आधार पर थे, असली प्रकार तो यही है। असली प्रकार मुद्रास्फीति के यही है, मांग जनित मुद्रास्फीति और है लागत जनित मुद्रास्फीति। वो तो गति के आधार पर बताया गया था भी मुद्रास्फीति को कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है, किसको कैसे बोला जाता है। भी बहुत हाई रेट जा रहे हो तो उनको क्या बोला जाता है, परसेंटाइल बताए गए थे उसमें। तो मांग पहले सुन लो, दोनों लिख बाद में लेंगे। मांग जनित जैसे डिमांड है मेरे बच्चों, मांग क्या है? डिमांड है। मांग से हो रहा है भी जब किसी वस्तुओं की क्या हो रही हो? मांग बढ़ रही हो। जब वस्तुओं की मांग बढ़ रही हो, और मांग बढ़ने से मैंने कहा सप्लाई तुरंत नहीं होती कोई सामान की। अरे मान लो गेहूं है, अब अगर पूछ लो गेहूं की अब डिमांड जैसे है, पंजाब को जरूरत पड़ रही है, उनका गेहूं बह गया। अरे गेहूं जो घर में इकट्ठा कर रखा था वो बह गया पानी में, तो अब जो है गेहूं की मांग कर रहे हैं, और उस लोग मांग ज्यादा करेंगे चीज की, गेहूं की मांग ज्यादा कर रहे हैं तो उसके प्राइस बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। मान लो चेंज हमें दिखाई दे, तो वो कैसी मुद्रास्फीति है? मांग जनित मुद्रास्फीति। जब किसी वस्तु या सेवाओं की मांग बढ़ रही हो और उसके कारण उसकी कीमतों में चेंज आए, बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो वो कैसी होगी? मांग जनित मुद्रास्फीति। क्लियर मेरे? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लागत जनित। जब वस्तुओं और सेवाओं की, हम एक वस्तु और सेवा जो बना रहे हैं, वस्तुएं बना रहे हैं, तो उसमें जो मटेरियल लग रहा है मेरे बच्चों, सामान लग रहा है, जो साधन लग रहे हैं, और उसकी जो लागत बढ़ जाए, मान लो जो मजदूरी बढ़ जाए, जो मजदूर काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में बना रहा है, उसकी मजदूरी बढ़ जाए, तो वस्तु की जो लागत आ रही है उसमें, उस लागत में लगातार बढ़ोतरी होती हो, और उसके कारण जो है कीमतों बढ़ती हुई दिखाई दे। लागत के बढ़ने के कारण उस मटेरियल लगाया है, अरे बिस्कुट बनेंगे, गेहूं की कीमत तो बढ़ ही रही है, और गेहूं की कीमत और बढ़ जाए तो जो बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री परचेज करेगी ना गेहूं को, तो वो पहले परचेज कर रही थी उसकी कहीं ज्यादा लागत आ रही है। अब पहले वो 2000 क्विंटल गेहूं परचेज कर रही थी, अब वो 2500 करने लग जाए, तो उनकी लागत बढ़ गई ना बिस्किट फैक्ट्री की। अरे बढ़ी या नहीं? तो ये जो है लागत के कारण, जब वस्तु और सेवाओं के समान जो लग रहा है, मटेरियल जो लग रहा है, उसमें लागत में वृद्धि कंटिन्यू हो रही हो, तो उसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। वो कैसी होगी मेरे बच्चों? लागत जनित मुद्रास्फीति होगी। क्लियर? अरे क्लियर? समझ में आई है? नहीं है? तुम्हें समझना जरूरी है। पढ़ चाहे तुम बुक से लेना, कोई बुक में ले लेना। क्लियर? समझ में आए? नहीं? अब लिख लो, लाइनों में लिख लो। जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाए, लिख लो, जब वस्तु और सेवाओं में दिहाड़ी वगैरह आ जाती है, मजदूरों वगैरह की, याद रखना मेरे बच्चों। वस्तुएं तो तुम जानते हो, गुड्स जो है, जब वस्तुएं और सेवाओं की मांग बढ़ जाए, और उसके कारण, मांग बढ़ जाने के कारण उसके कारण है उन वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है,
एक मिनट मेरे बच्चों, इसके साथ तुम एक लाइन ऐड और करना, जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाए और उनकी जो है पूर्ति क्या हो जाए, उनकी जो है, एक मिनट, उनकी किन की मेरे बच्चों, इनकी वस्तु और सेवा की पूर्ति कम हो जाए, पूर्ति क्या हो जाए, उनकी पूर्ति कम हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि मांग जनित वृद्धि कहलाती है। होने वाली वृद्धि मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। सॉरी मेरे बच्चों, मांग जनित है मुद्रास्फीति कहलाती है। समझने में कुछ नहीं था, लिखने में तुम्हें पता ही है, पूरा पैराग्राफ बन जाता है। मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बातें नोट कर लो। इसमें जो मैं बता देती हूँ, वस्तु और सेवाओं की क्या बढ़ जाए, मांग बढ़ जाती है। तो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है तुम्हारा कंपटीशन में, ये पूछता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति में वस्तुओं की जो है क्या बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है, कम होती है, या समान रहती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वस्तुओं की क्या होती है मेरे बच्चों, मांग बढ़ जाती है। उनकी पूर्ति में क्या होता है, कमी आती है। उनकी पूर्ति क्या होती है, मांग बढ़ रही है, पूर्ति कम पड़ रही है। मतलब मैंने कहा आप गेहूं अब तुरंत बना के नहीं सप्लाई कर सकते ना, टाइम लगेगा, प्रोसेस, जब उनका टाइम आएगा तभी गेहूं लगेंगे। तो पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके कारण क्या होगा मेरे बच्चों, जो कीमतों में वृद्धि आएगी, क्या होगा, जो कीमतों में होने वाली वृद्धि से, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है वो किसके कारण है, मांग के कारण। उसको क्या कहेंगे, मांग जनित है मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। अब नेक्स्ट लागत का, जब वस्तुओं, लिखो बस ये लास्ट है तुम्हारा, तुम्हें बता तो दिया, बस लिखना ही है। लिखो मेरे बच्चों, लागत जनित मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की लागतों में वृद्धि होने के कारण होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये था मेरे बच्चों। इसमें क्या पूछेगा तुमसे, ये पूछेगा मेरे बच्चों जो है भी, जो जब लागत जनित मुद्रास्फीति हो तो उनकी लागतों में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उनके कीमतों में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाएगी, लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। क्लियर था, बस 3 पॉइंट है। मैं ये सीधे पॉइंट लिख देती तो तुम्हें ये आदत नहीं है ना विद शॉर्ट पढ़ने की, तो ये पैराग्राफ में तुम पढ़ पाते हो। तो ये ध्यान रखना, ये तुम मान लो पॉइंटों में लिख सकते हो भी, जो है लागतों में वृद्धि, फिर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, और जो है फिर उसको क्या कहेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है। थैंक यू मेरे बच्चों।